प्रिय विद्यार्थियों, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरएसओ लखनऊ की ओर से मैं विमलेश गुप्ता आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो इंटर का जो सिलेबस होता है, जो नया सिलेबस किस प्रकार से एनसीईआरटी के माध्यम से लागू हुआ है। और एक बार पुनः हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये फिर से ध्यान दें विद्यार्थी, ये आपका भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कक्षा 12 का, और इसमें कुल 5 इकाइयाँ आपको बताई गई थी। और इन 5 इकाइयों में जो जो टॉपिक आपका इसमें चल रहा है वो वैद्युत विभव का है। तो हम लोग पहला जो इकाई है स्थिर वैद्युतिकी, ये आपको 8 नंबर का लाभ दिलाएगा। इसमें हम लोग वैद्युत विभव और विभवांतर इन टॉपिक में पहुँचे हुए थे। आज का जो टॉपिक होगा वो इसी खंड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो सिलेबस है, इसको आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। और इसके बाद ये टॉपिक्स हैं, इन पे आप निगाह डालने के बाद फिर से तो टॉपिक में स्थिर वैद्युत विभव आपको कल बार लास्ट वीडियो में बताया गया था। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, इतने टॉपिक आज आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, इतने टॉपिक आज आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। और पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लें कि बोर्ड में जो क्वेश्चन ये आएगा तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी। और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। तो ध्यान दें कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, जो कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। और उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए मान ज्ञात करें। ठीक है, और ये अक्षीय अवस्था है। ये जो क्वेश्चन बना है ये किसके लिए है, ये अक्षीय स्थिति है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें निकालना है किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। तो इसके लिए पहले आप डायग्राम को देखें और डायग्राम के बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थी, ये आपका बिंदु आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। और ये जो बिंदु आवेश है कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश O पर Q के रूप में, और यहाँ से R की दूरी पर कोई बिंदु A है। ठीक है, R की दूरी पर कोई बिंदु A है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दें कि माना कि रेखा OA जो कि आपका यहाँ बना हुआ है, यहाँ से x की दूरी पर O से, मतलब O से x की दूरी पर कोई बिंदु B है, कोई बिंदु B दिखाया गया है जहाँ कोई परीक्षण आवेश Q0, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई परीक्षण आवेश Q0 दिखाया गया है। और हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान दें बच्चों कि एक बिंदु आवेश आपका O है जहाँ पे धनावेश +Q रखा हुआ है। एक परीक्षण आवेश को आपने बिंदु B पर Q0 के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो निश्चित रूप से बिंदु O और बिंदु B के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक वैद्युत बल कूलाम के नियम से स्थापित हो जाएगा। और कूलाम के नियम से अगर आपको वैद्युत बल निकालना है तो ये फॉर्मूला देखिए, F=1/4πε0K Q1 Q2/x²। क्योंकि यहाँ पे A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x हो जाएगा। तो ये तो फोर्स हो जाएगा विद्यार्थियों। आपने देखा कि किस प्रकार से वैद्युत बल जो है O और B के दरमियान कार्य करता है।
अब अगला जो स्टेटमेंट दिखाया गया है वो वैद्युत विभव का दिखाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी गई है और उसके बाद निगमन पूछा गया है। तो वैद्युत विभव कल भी मतलब पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को इन्फानाइट से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। V = W/Q या W/Q0। यहाँ पे W का मतलब है किया गया कार्य और Q0 का मतलब है कि परीक्षण आवेश। तो ये वैद्युत विभव हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो बिंदु आवेश की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसी बिंदु आवेश की वजह से हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो इसके लिए डायग्राम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा देखिए विद्यार्थी, इसमें दिखाया गया है कि इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है कि वैद्युत विभव के माध्यम से आप केवल परिमाण को दर्शा सकते हैं, इसके द्वारा दिशा का बोध नहीं होगा। तो अब आप प्रूफ में ध्यान दें, डायग्राम को एक बार फिर से चेक कर लें, क्योंकि मैं इसके आगे फिर नीचे प्रूफ दिखलाऊंगा। तो विद्यार्थी, ये बिंदु ओ था, ये बिंदु बी था। पूरा सिस्टम जो है किसी के माध्यम के परावर्तांक में स्थित है, और ये ओ से जो दूरी है बी की वो एक्स दिखाई गई है, और एक बिंदु मैंने सी मान लिया है, और इस बिंदु सी की जो है दूरी बी से ये दूरी ये dx माना गया है। दिस इज द dx। dx का मतलब बहुत छोटी दूरी होती है, x एक बड़ी दूरी है, तो dx क्या है, अल्पांश लंबाई या एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में इसको लिया जाएगा। तो ध्यान दें, अब आपको क्या करना है कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाना है। एक बार फिर से डायग्राम को देखें। हमें क्या करना है विद्यार्थियों, अभी आपको केवल इस पोर्शन पे गौर करना है, ओके। इस पोर्शन को देखना है, और इस पोर्शन में आपको ये देखना है कि ये जो इतना पोर्शन है इसमें बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q0 दिखाया गया है। इस बिंदु बी से बिंदु सी तक हमें परीक्षण आवेश Q0 को ले जाना है। बिंदु बी से कहाँ लाना है, बिंदु सी तक लाना है, ठीक है। और ये जो बी और सी के बीच की दूरी है वो dx है। dx का मतलब बहुत ही कम दूरी या अल्पांश दूरी, ओके। तो इसमें देखिए वही, चूँकि दूरी बहुत छोटी है जिसको कि हमें कवर करना है, तो उस छोटी दूरी में कवरिंग के लिए आपको कार्य बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध B से C तक लाने में dx लाने में किया गया कार्य भी छोटा सा है, तो dw दिखाया जाएगा। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन F/d या F/x। तो यहाँ पे चूँकि कार्य छोटा है क्योंकि विस्थापन भी काफ़ी छोटा है, तो इस प्रकार से यहाँ जो dw का फॉर्मूला चलेगा वो dw = F/dx हो जाएगा, और dx को निगेटिव रखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये dx का मान निगेटिव में क्यों है, ओके। वाई दिस dx इज निगेटिव, dw का मान जो दिखाया गया है F/-dx लिखा हुआ है, तो dx का मान निगेटिव में रखने का एक ही मतलब है कि आप यहाँ पे वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो परीक्षण आवेश को बिंदु B से उठा के बिंदु C तक लाना है, तो यहाँ पे आपको वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव में dx रखा हुआ है, ओके। आगे बढ़ाएं। अब आपको देखिए इसमें दिखाया गया है कि F/dx लिखा हुआ है, ओके। F की वैल्यू आप जानते हैं कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, तो यहाँ पे 1/4πε0 इसी तक Q1 Q के फॉर्म में, Q2 Q0 के फॉर्म में, और नीचे हो जाएगा दूरी का स्क्वायर f², ठीक है।
तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। dx यहाँ पे छोटी सी दूरी है, ये दिखाया गया है। तो एफ डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये आप देख पाते हैं f की वैल्यू रखने के पश्चात, और निगेटिव को बाहर निकाल दिया गया है, निगेटिव को बाहर निकाला गया है, और ये निगेटिव -1/4πε0 के Q0/x² dx जूल। विद्यार्थी यहाँ पे जो ε0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की वाद्यशीलता। ε0 जो होता है निर्वात की वाद्यशीलता होती है। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू भी आपको याद कर लेना है। इसका मात्रक और विमित सूत्र भी बोर्ड में कई दफ़े पूछा गया है, तो इसका अभ्यास आप करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने dw का फार्मूला ये बना लिया है इतना। अब देखें, चूँकि विद्यार्थियों हमारा जो मेन काम था वो परीक्षण आवेश को इन्फानाइट से ए तक लाना है। ओके, आप डायग्राम में देखें, यू हैव टू ब्रिंग एनी चार्ज, एनी टेस्टिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट ए। ओके, तो इसके लिए अगर किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को आपको इन्फानाइट से बिंदु ए तक लाना है, तो जो भी कार्य करना पड़ेगा, कुल कार्य, वो यहाँ से निकाला गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, ध्यान दें कि ये चिन्ह बना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये समाकलन का चिन्ह है। ये निम्न सीमा होती है इन्फानाइट, कहाँ तक लाना है, आर तक लाना है, ठीक है, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। और dw दिखाया गया है, क्योंकि जो लोग मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनको तो विशेष रूप से आना चाहिए चीज़ें कि जो समाकलन dw जो होता है ये वास्तव में केवल w हो जाता है, ठीक है। dw का जो समाकलन है वो क्या बनाएगा, नेट कार्य या कुल कार्य। तो ध्यान दें, ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है dw की। ओके, तो यहाँ पे मैंने dw का मान पुट कर दिया है। ऊपर से ये मान दिखाया गया था 1/4πε0 के Q0x², निगेटिव में मान है। उसके नीचे ध्यान दें, अगले स्टेप में जो है निगेटिव को और साथ में 1/4πε0 के को विद Q0 को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। ये जो गोला बना हुआ है विद्यार्थियों, ये पूर्ण मान एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, इसको आपको बाहर कर लेना है। अच्छा, क्या लॉजिक है कि ये मान स्थिरांक है? उसके पीछे एक ही आंसर है कि इन सभी पदों में कहीं भी x का पद नहीं आ रहा है, x विहीन पद है, तो ये जो है नियतांक बन जाएगा इस समय। उसके अंदर देखिए समाकलन में बना है इन्फानाइट टू r, लिमिट हो जाएगा, dx ऊपर है, x² नीचे है। अब आपको x² को ऊपर ले आना है तो x² -2 बन जाएगा। अब फिर से आपको ध्यान देना है, मैथ्स का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, और मैथ्स का जो ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो विद्यार्थी विशेष रूप से मैथ्स के हैं उनको भी जानना है, बाकी को भी सीखना है। अगर x⁴n dx लिखा हुआ है, इसका आपको समाकलन करना है, तो यह बनाएगा x⁴n + 1 और नीचे हो जाएगा n + 1। तो ये एक फार्मूला समाकलन का है, इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, आगे पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। क्योंकि भौतिक विज्ञान का मतलब पूर्ण रूप से गणित से प्रेरित है। भौतिक विज्ञान का दूसरा स्वरूप गणित होता है, इसलिए आपको गणित में भी काफ़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी। जो फार्मूले हैं समाकलन अवकलन के, वो भी यहाँ पे अप्लाई होने हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये x² -2 ऊपर दिखाया गया है, आप फार्मूला यहाँ लगा देंगे। क्या नियम था, कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, जो x⁻² -2 लिखा हुआ है तो इस पावर में आपको 1 जोड़ देना है और वही चीज़ नीचे लिख देनी है, ये देखिए लिखा हुआ है। ओके, और जो लिमिट थी इन्फानाइट से r, वो मैंने यहाँ साइड में दिखा दिया है, ये नियम होता है। तो इस प्रकार से जो इसका अगला स्वरूप बन जाता है फार्मूले का, वो कुछ ऐसा बन जाता है। 1, ये तो बाहर चल रहा है कांस्टेंट पूरा, x⁻−1 बन गया, नीचे -1 बन गया। अब ये माइनस और ये यहाँ का -1 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस बिल्कुल हट जाएगा।
और 1/x बचेगा, क्योंकि x की पावर -1 दिया गया है। x की पावर -1 का मतलब 1/x हो जाता है। अब आपको यहाँ पे लिमिट लगा देना है। लिमिट लगाने का तरीका समझ लें, जो आप स्टेप देख पाते हैं ये पूरा, ये आपको समझ लेना है कैसे ये पहुँच रहा है। कि ये जो फॉर्मूला है 1/4 के Q0 ये इतना लिमिट दिया हुआ है। तो 1/x लिमिट दिया है r टू इन्फिनाइट टू r। तो इसमें नियम होता है कि जहाँ x है पहले इसको r में दिखाएंगे, और फिर माइनस जहाँ x है इसको पहले फिर इन्फिनाइट में दिखाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट r है और लोअर लिमिट इन्फिनाइट है। तो पहले अपर लिमिट आएगा फिर लोअर लिमिट आएगा। विद्यार्थियों, इसके बाद आप ध्यान दें कि जब आप इतना आपका काम हो जाता है तो अब ये गौर करें कि ये जो 1/इन्फिनाइट बना हुआ है, ये 1/इन्फिनाइट या 1/इन्फिनिटी 1 अनंत जो होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/0 इन्फिनाइट है। तो निश्चित रूप से इसका उल्टा भी होता है, 1/इन्फिनिटी शून्य होगा। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये 1/इन्फिनिटी का जो टर्म है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये जो टर्म था 1/8 - 1/इन्फिनाइट गायब हो जाएगा। और v का जो फॉर्मूला बनता है बिंदु आवेश की वजह से 1/4πε0 के Q0/r जूल, ठीक है। तो ये आपकी देखिए समरी अब बन रही है। यू आर गेटिंग द रिजल्ट नाउ, एंड रिजल्ट इज दैट धन आवेश के कारण उससे r की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4πε0 के Q/r वोल्ट ये बन जाता है। और यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात का हो, ओके, वायु या निर्वात का हो तो k की वैल्यू 1 हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों कि वायु है अथवा निर्वात है माध्यम, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी जितने भी परावैद्युत मान होते हैं वो सभी मान 1 से बड़े होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मान हैं वो सभी 1 से बड़े होंगे। तो इस प्रकार से जब k की वैल्यू 1 हो जाती है तो v = 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ये विद्यार्थियों प्लस क्यू आवेश की वजह से था। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाए, है ना, प्लस क्यू के स्थान पे क्या आ जाए, माइनस क्यू, तो आप देख सकते हैं कि अगर माइनस क्यू आवेश बनता है तो निश्चित रूप से फॉर्मूले में चेंज आएगा। और माइनस क्यू आवेश अगर आप लेके चलते हैं तो v का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें निगेटिव आ जाएगा। v = निगेटिव में 1/4πε0 Q/r वोल्ट। तो v का जो मान दो प्रकार से हम लोगों ने निकाला, धन आवेश है तो धन चलाना है, ऋण आवेश है तो ऋण चलाना है। और ये जो ऋण और धन का चक्कर है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या E के फॉर्मूले में नहीं देखने को मिलता है। आपने इसके पहले जो चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र और आवेश देखा होगा, उसमें E में धन आवेश या ऋण आवेश की वजह से E के मान पर कोई चेंज दिखलाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि विभव एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विभव एक अदिश राशि है, तो इसकी वजह से जो v बनना है यहाँ पर निगेटिव में आ जाएगा, ओके। अब विद्यार्थियों इसके बाद एक टॉपिक आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि अगर आवेशों का समुदाय है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर कई आवेश किसी स्थान पर स्थित हैं, मौजूद हैं, तो उसकी वजह से कुल विभव कितना होगा वो हमें चेक कर लेना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिमाग में बैठा लेना है कि वैद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि है, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो अगर एक साथ कई बिंदु आवेश दिखाए गए हैं तो उनको हम बीजगणितीय विधि से जोड़ेंगे और निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। बीजगणितीय विधि का मतलब है कि विद्यार्थियों और कुछ नया चीज़ नहीं है, केवल आपको धन आवेश या ऋण आवेश का ध्यान रखना है। धन आवेश में धन लगाना है, ऋण आवेश में ऋण लगा लेना है, तब आपको जो है
उस दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ें नीचे नीचे दिखाई गई हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। तो परिणामी विभव देखिए, अगर 4 तरह के आवेश दिखाए गए हैं, ओके, यू कैन सी हेयर 4 टाइप्स ऑफ द चार्जेस, और इनके वजह से अगर R1, R2, R3, R4 जैसे ये आवेश आप देख सकते हैं, प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q3 है, प्लस Q4 है, और प्लस Q1 की दूरी जो है ये R1 है, प्लस माइनस Q2 की दूरी जो है ये R2 है, माइनस Q3 की जो है R3 है, और माइनस प्लस Q4 की R4 है। तो यदि आप इन सभी आवेशों की वजह से निकालना चाहते हैं वैद्युत विभव परिणामी, तो आपको इनको जोड़ लेना है। जैसा कि ऊपर बताया गया था कि इनको जोड़ने के लिए जो है बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करना है। बीजगणितीय का मतलब आपको चिन्ह जो है वो लेके चलने होंगे। तो इस प्रकार से V1, V2, V3, V4 इन चारों आवेशों की वजह से बन जाएगा इन दूरियों पर। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर, उसका यूज कर लेंगे। ये V1 का हो जाएगा, ये V2 का, V3 का, V4 का। V1 में देखिए Q1 दिखाया गया, R1 दिखाया गया, V2 में Q2, R2 चिन्ह सहित, V3 में Q3, R3 और V4 में Q4, R4। कॉमन निकाल लेंगे, 1/4 देखें ये कॉमन हो जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद इतना जो है ये अंदर आ जाएगा वोल्ट में। तो इस प्रकार से आवेशों के समुदाय के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं परिणामी वैद्युत विभव। और इसके बाद का टॉपिक महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ध्यान दें विद्यार्थियों, आपको टॉपिक दिखाया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर किसी स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, यू हैव जस्ट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली विद्यार्थी जो लिखा है अक्षीय अवस्था, इसके बाद देखिए लिखा ना अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य। तो ये जो टॉपिक चलने वाला है ये अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए है। दिस इज द एंड ऑन पोजीशन, मतलब उस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पे होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, वैद्युत द्विध्रुव आपको मालूम होना चाहिए पहले, तो उसके बाद ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। प्रूफ का टॉपिक है ये, और ये जो है बोर्ड में 3 नंबर या कभी कभी 5 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है, 3 से 5 नंबर। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूछेगा तो 5 नंबर में बनेगा, नहीं तो केवल प्रूफ जो है 3 नंबर से नीचे नहीं आता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से फिगर होता है, या इसको आप ऐसे चालू करें कि एक धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश होगा, और इनके बीच की दूरी जो होती है ये 12 होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है ये वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु A इधर, बिंदु B इधर। बिंदु O जो है मध्य बिंदु हो जाएगा, तो ये इधर पोर्शन इतना जो होगा वो L हो जाएगा, और इधर वाला भी L हो जाएगा, मतलब O जो है मध्य बिंदु है। तो हम लोग अपने प्रूफ पे आते हैं अब, और प्रूफ में आपको पहले डायग्राम चेक कर लेना है। डायग्राम में देखें, चूँकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो किया गया है AB के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। बिंदु A पर धन आवेश है, बिंदु B पर ऋण आवेश है, मध्य बिंदु O दिखाया गया है, और दोनों आवेशों की बीच की दूरी 12 है। ओके, दोनों आवेशों की बीच की गैपिंग कितनी है? 2L। तो ये तो डाइपोल हो गया है। ओके, और ये जो डाइपोल है किसी K परावर्तांक वाले माध्यम में मौजूद है, स्थित है। अब यहाँ से इसके मध्य बिंदु से डायग्राम को मैं और बड़ा कर लेता हूँ, और डायग्राम पे ही फोकस करते हैं। पहले विद्यार्थियों ध्यान देना है कि जो आपका डाइपोल है वो बिंदु A और B के द्वारा बनेगा। बिंदु A पर देखिए धनावेश बना हुआ है, बिंदु B पर ऋण आवेश दिखाया गया है, और इसके मध्य बिंदु O से
आर गैपिंग पर कोई बिंदु पी दिखाया गया है, और ये जो पोजीशन है इसको अक्षीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, यही जो पोजीशन बना है इसको अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, वेरी गुड, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, या इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी अक्षीय के स्थान पे अनुदैर्ध्य के नाम से पूछता है, तो आप ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि अक्षीय अनुदैर्ध्य दोनों एक ही शब्द हैं। तो ये आपका डाइपोल हो गया, बिंदु ए है, बिंदु बी प्लस क्यू माइनस क्यू, गैपिंग 12, मध्य बिंदु ओ से 8 दूरी पर बिंदु पी। इसी बिंदु पी पे आपको निकालना है वैद्युत विभव वी। ओके, तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि डायग्राम में एक्चुअली क्या हो रहा है। थोड़ा इसको आप बारीकी से चेक कर लें, तब मैं प्रूफ में पहुँचता हूँ। बिंदु ए हो गया है, बिंदु बी हो गया है, ए पर प्लस क्यू, बिंदु बी पर माइनस क्यू, गैपिंग 12 है, मध्य बिंदु ओ से 8 दूरी पर कोई बिंदु पी दिखाया गया है। इस बिंदु पी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अब देखिए विद्यार्थियों, अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो बिंदु ए से भी दूरी आपको नापनी पड़ेगी बिंदु पी की, और बिंदु बी से भी नापनी पड़ेगी दूरी पी की। ठीक है ना, तो अगर ए से पी की दूरी नापनी है तो आर में से एल को घटा लेंगे, और अगर बी से नापनी है पी की दूरी तो आर और एल जुड़े आएगा। ओके, तो आप प्रूफ में आ जाएं। देखिए प्रूफ में लैंग्वेज बना हुआ है, लैंग्वेज को आप देख लें, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा गया है। बिंदु पी की आवेश क्यू से, प्लस क्यू से और माइनस क्यू से दूरियां दिखाई गई हैं। प्लस क्यू से दूरी आर माइनस एल है, बिंदु बी की जो दूरी है वो आर प्लस एल हो जाएगी, और ए पे जो आवेश रखा गया है इसकी वजह से जो विभव बनेगा उसको V1 से दिखाना है। ए पर रखे गए आवेश की वजह से विभव V1, और बी पर रखे गए आवेश की वजह से विभव V2, ये प्राप्त होना है। तो ध्यान दें, इसके आगे सिंपल स्टेप्स आपको कवर करने हैं। तो इस प्रकार से धन आवेश अगर दिखाया गया है तो धन आवेश की वजह से जो बिंदु P पर बी निकालना है V1 के फॉर्म में, V1 = 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी चेक कर लेंगे, धन वाली की कितनी थी R - L, तो वो दिखा दिया है। ऐसे ही बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव में Q आवेश की वजह से बिंदु P पर निकालना है विभव। तो यहाँ पे दूरी आपने देखा था R + L था, वो चीज़ दिखा दिया है बोल्ट में। ओके, और इतना जब हो जाता है विद्यार्थियों, तो आप ध्यान दें कि अब आपको निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव। ओके, बिंदु P पर आपको निकालना है, ये बिंदु P देके दिखाया गया है, यहाँ पे आपको निकालना है परिणामी विभव। आपने V1 निकाल लिया है बिंदु P पर ड्यू टू प्लस चार्ज, V2 निकाल लिया है बिंदु P पर ड्यू टू माइनस चार्ज। अब चूंकि विभव एक अदिश राशि है, परिणामी निकालना है तो आप चिन्ह सहित इनको जोड़ लें। ठीक है, तो बिंदु P पर अगर परिणामी निकालना है तो V = V1 + V2, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला यू कैन सी दैट V = V1 + V2, यहाँ वैल्यू पुट कर दी गई ऊपर से, ये वैल्यू यहाँ रख दिया है V1 का और ये V2 का। दोनों में 1/4πε0 कॉमन है Q के साथ में, इसको बाहर निकाल लेना है, ब्रैकेट में ये बचेगा, फिर माइनस में ये बचेगा। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझ लेना है विद्यार्थियों, और कैलकुलेशन के लिए आप ध्यान दें कि जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम बनेगा R - L और R + L, और जब R - L और R + L मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है R² - L², क्योंकि A + B × A - B दैट इक्वल्स टू A² - B²। तो अब R - L का भाग करेंगे इसमें तो बचेगा R + L, R + L का भाग करेंगे इसमें तो बचेगा R - L। चिन्ह देखिए यहाँ माइनस का लगा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और R की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव और L की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है।
ठीक है, एक बार फिर से देख लें। ये जो स्टेप है इसमें चिन्ह लगा नेगेटिव का, तो इससे ये मान जो है बदलेगा चिन्ह वाला, आर की वैल्यू नेगेटिव में और एल की वैल्यू पॉजिटिव में। तो आर की वैल्यू कट जानी है, आर की वैल्यू कट जाएगी यहाँ से विद्यार्थियों, और आपको 2 QL मिल जाएगा विद आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वोल्ट में। डाइपोल आपने देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव का होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब जहाँ 2 QL होता है उसको P लिखा जाता है, स्मॉल p। मतलब अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बिंदु A पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर माइनस Q आवेश, ये गैपिंग जो है ये 12 है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। तो यहाँ पे 2 QL ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये जो 2 QL बनेगा ये वास्तव में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, इसको P से लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखिए बन गया, V = 1/4πε0 के P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वोल्ट में। केस लगाना है एक कि यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है। केस क्या विद्यार्थियों, केस ये कि अगर L का मान बहुत छोटा है 8 से, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मान और भी छोटा हो जाएगा, है ना। इतना छोटा कि आप L स्क्वायर के मान को छोड़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर एज R स्क्वायर इज वेरी लॉन्गर दैन दी L स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये नीचे जो है ये L स्क्वायर हट जाएगा, और इस प्रकार से किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु P पर विभव का मान 1/4πε0 के P/r स्क्वायर वोल्ट प्राप्त हो जाता है। यहाँ फिर से हम लोग केस लगाते हैं कि यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात से बनता है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फाइनली इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु P पर, ये है B का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू 1 कर ली गई है। K की वैल्यू 1 करने का मतलब है कि आप यहाँ पे जो है जो डाइपोल को रखते हैं वो किसी निर्वात में या वायु में रखा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये टॉपिक भी आपको देख लेना है गहराई से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के मेरे ख्याल से 1-2 सेट में, 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप प्रूफ के लिए भी तैयार रहें, उसके जो संबंधित सवाल हैं वो आगे आपको बताए जाएंगे अगले वीडियोज में। तो इसके बाद देखिए ये लास्ट टॉपिक आज के लिए है। आज फिर हम लोग क्वेश्चन पहले चेक कर लेते हैं क्या है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें। जैसे आपने अभी पीछे देखा, आपको निकालना था V की वैल्यू, P की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल। अब वो जो था कंडीशन क्या था, अक्षीय, और अभी क्या होना है, निरक्षीय। अब निरक्षीय कहें या कहें अनुप्रस्थ, दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो आप शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि इन शब्दों का अभ्यास कर लेंगे कि जो निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, देखिए यहाँ भी निरक्षीय लिखा हुआ है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ दोनों एक ही शब्द हैं। इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, वो एंड ऑन पोजीशन था, ये इक्वेटोरियल है। तो क्वेश्चन देखिए पहले पूछा गया है कि इसने जैसे ये विद्यार्थी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ 2020 का क्वेश्चन है ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेट में। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज देखें पहले, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा पूछी गई, डाइपोल मोमेंट की, कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले आपको ये बताना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ अवस्था में
जो किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। ओके, किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य आपको दिखाना है। तो चालू करते हैं विद्यार्थियों। पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया गया है, जो मैंने आपको भी पीछे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अगर 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये भी पहले जोड़ा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको स्मॉल पी से दर्शाना है और पी इक्वल टू क्यू इंटू 12 दिखाया गया। देखिए, और चूँकि ये सदिश राशि है तो वेक्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। ओके, पी इक्वल टू 2QL। क्यू का मात्रक कूलाम है, एल का मात्रक मीटर है। ओके, तो इसका मात्रक भी आप देख सकते हैं, इसका मात्रक लिखा गया है कूलाम मीटर। सदिश राशि है, नोट कर लेंगे। और इसकी दिशा हमेशा -Q से +Q की ओर, -4 से किधर, +4 की ओर, ये इसकी दिशा हो जाती है। अब आप प्रूफ में आ जाएं। प्रूफ का हेडिंग देखिए पड़ा हुआ है इसमें, तो पहले हेडिंग पे गौर करते हैं, फिर हम लोग डायग्राम को चेक करते हैं। ओके, तो हेडिंग देखिए कुछ ऐसा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए लैंग्वेज जो इसमें बना हुआ है, इस सब मैं आपको डायग्राम से इधर समझा देता हूँ। तो डायग्राम को मैं बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आप नीचे देखें, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, कोई वैद्युत द्विध्रुव। ये बिंदु इसका ए दिखाया गया है, ये बिंदु इसका बी दिखाया गया है। और बिंदु ए पर धनावेश है, बिंदु ए पर धनावेश दिखाया गया है और बिंदु बी पर ऋणावेश दिखाया गया है। ओके, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होगी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये जितनी लाइन खींचा हुआ है 12 है। ये मध्य बिंदु ओ दिखाया गया है और मध्य बिंदु ओ से आर की दूरी पर कोई बिंदु पी दिखाया गया है। ओके, एनी पॉइंट पी किस अवस्था में है विद्यार्थियों, ये अवस्था आपकी अनुप्रस्थ या निरक्षीय अवस्था कहलाती है। ये दूरी जो है वो 8 दिखाई गई है। ये एल है इधर, एल है इधर, क्योंकि कुल दूरी कितनी है, ये 12। बिंदु पी दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पे B1 B2 नहीं दिखा सकते हैं अभी, क्योंकि अदिश राशि होती है। अब आपको P से B की दूरी और P से A की दूरी ये चेक कर लेना है। क्योंकि ये L है, ये R है, ये एक समकोण त्रिभुज है ऐसे। ओके, ये कितना है L, ये कितना है R, ये बिंदु D है और ये बिंदु P है और ये बिंदु O है। ओके, अगर आपको निकालना है PB, तो ये चूँकि 90 डिग्री है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा रूट में R² प्लस L², क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगनी है। और पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करेंगे तो जो मान PB का आएगा वही मान PA का भी आना है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि जो मान आपका यहाँ से PB का निकल रहा है रूट में, वही मान सेम वैल्यू यहाँ पे PB का भी निकलता है। ये तो डायग्राम हो गया विद्यार्थियों। लैंग्वेज देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको आपको अभ्यास करके अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। जो भी पॉइंट दिखाया गया है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये भी मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फॉर्म में दिखाया गया है, किसी के वर्तांग माध्यम में स्थित है। ए सिरे पर धन आवेश स्थित है, बी सिरे पर -Q आवेश स्थित है। इनकी गैपिंग 12 दिखाई गई है। बिंदु ओ से, जो कि मध्य बिंदु है, आर की दूरी पर निरक्षीय अवस्था में कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु पी की क्यू से दूरी दिखाई गई है और बिंदु पी की -Q से दिखाई गई। दोनों दूरियाँ समान हैं, जो मैंने आपको भी बताया। प्रूफ कोई विशेष टफ नहीं है, ये प्रूफ आसान प्रूफ में माना जाता है।
तो डायग्राम को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि हम लोग सीधे अब नीचे जो प्रूफ है उस पर पहुँचेंगे, और मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये डायग्राम को चेक करने का फिर से मैं नीचे आ जाता हूँ टॉपिक पे। अब देखें विद्यार्थियों, आपके सामने पहले जो धन आवेश दिखाया गया था, तो धन आवेश की वजह से बिंदु P पर निकाल लेना है V1। ओके, 1/4πε0K, दिस इज Q/√। ये रूट लिखा विद्यार्थियों, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा गौर करें कि यदि पावर हाफ लगी है, R² लिखा है प्लस L² लिखा हुआ है, ओके, और अगर पावर हाफ लगाया गया है इसका मतलब रूट लगा है, वो रूट लगा है। तो ये आपको समझ लेना है कि ये निकल रहा है V1 की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q इतना वोल्ट। इसी प्रकार से अगर माइनस Q आवेश रखा जाता है, बिंदु P पर V2 निकालना है, तो यहाँ पे जैसे ये मान प्लस में आ रहा है और यहाँ पे ये मान माइनस में आ जाएगा। बाकी इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों के मान जो हैं बिल्कुल सेम है, केवल फ़र्क है चिन्ह का। V1 पॉजिटिव है और V2 नेगेटिव में है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपने V1 निकाल लिया है, V2 निकाल लिया है, इसको बाबा लिख के देखें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप रजिस्टर में रफ कॉपी में इसको लिखेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा। फिजिक्स का मतलब टोटल मैथ्स। तो V1 V2 निकल गया, चूँकि अदिश राशि है, मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और इस डायपोल की वजह से बिंदु P पर विभव निकालना है, तो V1 प्लस V2, ये V1 की वैल्यू हो गई है, ये V2 की वैल्यू हो गई है। अब दोनों वैल्यूज चूँकि सेम हैं, जो मान V1 का है वही मान V2 का है, आपको परिणामी निकालना है V1 प्लस V2। तो V1 V2 दोनों सेम हैं, दोनों वैल्यू कट जाएंगी और ये शून्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ड्यू टू डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ या इक्वेटोरियल लाइन पे किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। एक चीज़ और आपको देखिए हिंट किया गया है कि निरक्षीय अवस्था में किसी बिंदु पर विभव तो शून्य हो जाता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान शून्य नहीं होता है ना। V तो शून्य हो जाएगा, लेकिन E का मान शून्य नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, ये आपने देख लिया है, शून्य हो गया है ये विभव का मान, और यही आपका निष्कर्ष है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे या निरक्षीय या अनुप्रस्थ अवस्था में किसी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो वो मान शून्य आएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है। E की वैल्यू शून्य नहीं होती है, बल्कि V का मान शून्य हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक आज के लिए इतना ही। यदि आपको प्रूफ में टॉपिक में कहीं दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नीचे आप हिंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, और निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ से मिलते जाएं, और आपका इंटर का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से एक मजबूती के साथ में पूर्ण हो। तो इस प्रकार से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।